चलेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं वर्तनी से। लिख लो 10 शब्द पहले, फिर आगे चलते हैं। लिखें पहला गुरु, गुरु। अगला लिखेंगे स्थाई, अगला लिखो स्थाई, स्थाई। फिर लिखें चिन्ह, चुनाव चिन्ह वाला चिन्ह। फिर लिखेंगे अवश्यम भावी, अवश्यम भावी। फिर लिखो फिटकरी, फिर लिखेंगे फिटकरी। अगला लिखो फिटकरी के बाद लिख लो संवत। लिखे थे, छोड़ दो, चलो अगला लिखो। फिर लिखें इसमें आप हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु। नहीं, फिर लिखो द्वंद्व, हिरण्यकश्यपु द्वंद्व, द्वंद्व। अगला लिखेंगे मुमूर्षा, मुमूर्षा, मुमूर्षा। फिर लिखो विरहणी, मुमूर्षा के बाद लिखेंगे विरहणी, विरहणी, विरहणी। अगला लिखो विद्यार्थी गण। कितने हो गए? हो गए। चलो बताएं पहला क्या है? गुरु। देखना कैसा लिखा है हमने। कौन सा लिखा है? बी, ए वाला। अब देखो जब भी रा के साथ में यदि हम मात्रा ऐसे पूरी घुमा के लगाते हैं तो बड़े ऊ की मात्रा बनती है, और जब हम रा के साथ में ऐसे छोटे ऊ की ऐसे लगाते हैं बिना घुमा के, ये देखो यहाँ पे पूरी घुमाई है और यहाँ पे हमने छोड़ दिया, तो ये है ऊ की मात्रा। ये कैसी मात्रा है? ऊ की। गुरु के साथ हमेशा कैसी मात्रा आएगी? रा प्लस ऊ। गुरु के साथ हमेशा छोटे ऊ की मात्रा आएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरु। गुरु नहीं होता, गुरु होता है सही। अगला बताओ स्थाई। ई का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे मात्रा लगेगी। स्थाई, चिन्ह। एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों परिस्थिति में हा आधा है, ना का प्रयोग पहले नहीं करेंगे। चिन्ह। अगला बताओ अवश्यम भावी, अवश्यम भावी। निकट भविष्य में जो घटनाएं हो उनके लिए प्रयोग करते हैं अवश्यम भावी। आधा माँ के साथ हलंत लगा दो, वो भी हाँ पंचमाक्षर है। हाँ आप चाहो तो इसका भी प्रयोग कर लो, लेकिन अनुस्वार का प्रयोग ज्यादा सही। अगला फिटकरी, फिटकरी होगा, करी नहीं होगा। फिटकरी, फिटकरी नहीं होगा, फिटकरी। हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु। द्वंद्व, द्वंद्व तो खैर सही हो गया होगा। आलना लगा सकते हैं अनुस्वार की जगह। हो गए। मुमूर्षा, मुमूर्षा।
विरहिणी, विरहिणी, विद्यार्थी गण, विद्यार्थी गण, छोटी ई की मात्रा लगेगी। ऐसे याद रख लो, जब भी बड़ी ई की मात्रा के बाद में कोई समूहवाचक संज्ञा आती है तो ये आपकी दीर्घ स्वर जो है ये लघु स्वर में बदल जाता है। जैसे आपको बताया था, कल शायद लिखवाए होंगे, योगी राज लिखवाए थे क्या? नहीं लिखवाए। वैसे हम लोग लिखेंगे योगी राज इस तरह से, तो योगी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कई सारे लोग आ सकते हैं, तो इसलिए वर्तनी के हिसाब से यहाँ पे कैसी मात्रा लग जाती है? छोटी लग के ये सही बन जाएगा योगी राज। ठीक है, विद्यार्थी के बाद समूह है, कई सारे विद्यार्थी हैं, तो दीर्घ को लघु में बदल देते हैं, विद्यार्थी गण। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग बात कर रहे थे अपने हिंदी व्याकरण में, भाषा में, कि साहित्य के हिसाब से, माने समय के हिसाब से कुछ कवियों के बारे में बात कर रहे थे, इन सब की बात करते हैं। तो सुनिएगा, प्राचीन काल में देखें कि प्राचीन काल का जो समय है, हमने हिंदी भाषा को 3 अलग अलग समय में बांट लिया है, और 3 अलग अलग समय में बांटा है। तो उसमें सबसे पहला प्राचीन, फिर है मध्यकालीन, और तीसरा पढ़ेंगे आधुनिक। इसका जो समय तय किया गया है वो 1100 से 1300 ईस्वी के बीच में तय किया गया। अब आप अंदाज लगा सकते हैं, यदि हमने इतिहास पढ़ रखा है पहले से, तो ये जो समय है, इस समय भारत में जो शासन है, कौन का शासन या समय चल रहा था? तो आप बताएंगे लगभग दिल्ली सल्तनत के आसपास की बात। अब यहाँ पे देखें कौन कौन से व्यक्ति हैं, कवि हैं, तो एक अमीर खुसरो का नाम इंपॉर्टेंट रहता है, दूसरा चंद्रवरदाई, इनकी रचना कई बार पूछी गई है, पृथ्वीराज रासो, इसके बाद विद्यापति है। आप याद कैसे रखेंगे? प्राचीन काल के उस समय के कुछ प्रसिद्ध कवि हैं, उनका नाम है ABC। ABC से कैसे याद रखोगे? A फॉर अमीर खुसरो, B से विद्यापति, ऐसे याद रख लेंगे, C फॉर चंद्रवरदाई। ये प्राचीन काल के कवि हैं, ABC। ठीक है, अब ऐसे ही देखेंगे कि अमीर खुसरो जो व्यक्ति है, ये बहुत टैलेंटेड व्यक्ति था। आप जानते हैं कि सल्तनत में बलबन के समय से ये अपना राजकाज का काम शुरू करेंगे कवि के पद पे, और ये आपके खिलजी तक रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी तो कई हैं, अलाउद्दीन खिलजी तक ये उनके दरबार में रहे थे। तो क्या कौन? बलबन 1136 नहीं, बलबन रहेगा आपका 80 के आसपास रहा था, 80 तक रहा था, क्योंकि 1296 में खिलजी वंश की शुरुआत होती है। ठीक है, तो 1280 या 86 ऐसा कुछ है, 86 होगा जहां तक है। अब देखो 1186 है। अब देखो यहां से कि यदि बात करें कि अब ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा, कई लोगों के दरबार में रहा, तो ये क्या करते थे उस समय अपना टाइम पास करने के लिए? इसने एक नई चीज बनाई थी मुकरियां। मुकरियां क्या है? ये 4-4 लाइन की पजल टाइप की हैं, पहेलियां टाइप की हैं। राजा महाराजा काफी लंबे समय की यात्रा कर रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो ऐसे 2-4 लोगों को, 1-2 लोगों को साथ बिठा दिया, ये बेचारे रास्ते पर उनका टाइम पास करते हुए जाएंगे। पहेलियां क्या हैं? जैसे आपने, मुकरियां अलग होती हैं, वैसे पहेलियां अलग होती हैं, लेकिन हम आपको पहेलियों की तरह मुकरियों को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, 4-4 लाइनें होंगी और अंत में इसमें आंसर छिपा होता है, जिससे क्या है कि जैसे माना आदमी बाद में अपने उस बात से मुकर जाए, तो उसको कहा गया मुकरियां। 1-2 उदाहरण आपको इसके बता देते हैं मुकरियों के, हालांकि याद मुझे नहीं है, लेकिन गूगल है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। 1 मिनट में एक आध कोई, तो उससे क्या आपके दिमाग में समझ में आ जाएगी मुकरियां क्या होती हैं। जैसे एक लिख देते हैं यहाँ पे, इसको फिर समझ लेंगे। देख बदरिया कारी कारी, देख बदरिया कारी कारी, देख बदरिया कारी कारी, बाकी चाल हुई मतवारी, वाकी चाल हुई मतवारी, वाकी चाल हुई मतवारी, हो ना जाए ये बरजोर,
हो न जाए ये बरजोर, ये बरजोर, ए सखी साजन, ए सखी साजन, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। अब वो पूछ रहा है कि कौन है, देख बदरिया कारी कारी, बाकी चाल हुई मतवारी, हो ना जाए बरजोर, ए सखी साजन, कौन है, साजन है क्या? तो अब यहां से वो लौट जाएगा, ना भाई साजन ना सखी, कौन लग रहा है, मोर, ना सखी मोर। तो ये क्या है, मतलब डबल मीनिंग टाइप की चीजें रहेंगी। अपन कुछ सोचेंगे, अब जैसे मान लो कि अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को यही सुना दिया, रास्ते में जा रहे हैं, टाइम पास कैसे करना है, मोबाइल तो चलता नहीं कि सब घर में बैठे हैं, सब एक इधर मुंह करा एक उधर मुंह करे, चारों कोने में चार लोग मुंह करके बैठे हैं, लगे मोबाइल में सब, ठीक है। आजकल तो मतलब बड़ा समय विचित्र है, पहले का कितना बढ़िया समय था देखो। तो अब वो रास्ते में चला जा रहा है, ये इसने किस्सा सुनाया, ऐसी 3 लाइनें सुनाई और पूछ रहा है कौन है। उन्होंने कहा ए सखी साजन, साजन हो सकते हैं। मैंने कहा ना महाराज, तुम हमेशा लग ही जाओगे, ये कौन है, मोर है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये रचना सबसे पहली बार बनाई थी, या तैयार करने का जो ट्रेंड या श्रेय जाता है वो किसको जाता है, अमीर खुसरो को जाता है। पहेलियों का प्रचलन भी इन्होंने बहुत तेजी से किया था, हालांकि अपने पटवारी में तो नहीं पूछेगा, लेकिन एसआई में कभी कभी पहेलियां पूछ लेता है, जैसे कि बैठे हैं तो भी खड़े हैं, खड़े हैं तो भी खड़े हैं, कौन है? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बैठे हैं तब भी खड़े हैं और खड़े हैं तो खड़े ही हैं। सिंह, जानवरों के सिंह, हाँ, किसी भी कोई भी जानवर है, बैठा है तो सिंह फिर भी खड़े हैं, और खड़े तो वो हैं खड़े, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये सब पहेलियां हैं। तो ये इन सब का प्रचलन जो है, प्रयोग जो है, सबसे पहले किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया। और कल बताया था कि खड़ी हिंदी बोली का प्रचलन प्रयोग भी सबसे पहले कौन कर रहे थे, आपके अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था, कल ये बताया भी था, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। अब देखें, आप यहां से बात करेंगे मध्यकालीन के समय की, मध्यकालीन के समय की बात करेंगे। मध्यकालीन, तो मध्यकालीन का आप समय याद रख सकते हैं, ये 1300 से चल करके लगभग 1850 ईस्वी तक जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कवि फेमस हैं, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी। अब मलिक मोहम्मद जायसी की रचना खूब फेमस है, पद्मावत, सब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद एक नाम याद रखो, कबीरदास। और कबीरदास की ये उपाधि कई बार एग्जाम में पूछी जाती, बताएं वाणी का डिक्टेटर किसको कहा जाता है, वाणी का तानाशाह किसको कहा जाता है, तब अपना आंसर बन जाएगा कबीरदास। तानाशाह माने वाणी का डिक्टेटर, इनके बारे में कही जाती है, कबीरदास की उल्टे वाणी भीगे कंबल बरसे, हाँ, भीगे कंबल बरसे पानी, ठीक है। कबीरदास की उल्टी वाणी भीगे नहीं, बरसे कंबल भीगे पानी। अब जरा इसको लिखें, कबीरदास की उल्टी वाणी भीगे कंबल, बरसे कंबल भीगे पानी है, बरसे कंबल और भीगे पानी। ऐसा कहीं हो सकता है कि साहब पानी भीग रहा हो और कंबल बरस रहे हो, ठीक है। मतलब ये कबीरदास है, ये कैसे भी कुछ भी रचना बना सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है, वाणी का डिक्टेटर कहा गया, वाणी का तानाशाह कहा गया है। शब्दों का सही प्रयोग कबीरदास जी बेहद शानदार करते हैं। तुलसीदास, सूरदास, ये आपके मध्यकाल के समय लगभग 1500-1600 के आसपास पढ़ते हैं, अकबर के समय के आसपास में आप पढ़ेंगे तुलसीदास को। सूरदास, इनकी उपाधि पूछता है अष्टछाप का जहाज, ठीक है। कई बार एग्जाम में खूब पूछा गया है, किसे कहा गया है, अष्टछाप का जहाज। तो हम ये इस समय के बस 1-2 कवियों के नाम याद रखेंगे। आधुनिक समय की बात करें, वर्तमान समय की बात करें, 1850 से वर्तमान समय तक जो आपकी जो हिंदी का समय है, आधुनिक हिंदी को हम भारतेंदु युग भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही इसका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया था। 19वीं सदी, इसी समय भारत में खड़ी बोली का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। और 19वीं सदी के बाद आप देख रहे हैं कि लगातार हिंदी के इस कार्यक्रम में लगातार वृद्धि होती जा रही है। और आपसे कभी पूछे कि बताओ खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो आंसर कर देंगे अमीर खुसरो, ठीक है। और खड़ी बोली का सबसे ज्यादा विकास किस समय में हुआ है, तो आंसर कर देंगे 19वीं सदी में सबसे ज्यादा विकास हुआ, ठीक है। अब देखो, ये तो सिंपल सी बात है। हालांकि जब हम क्या नाम है कि एसआई के साहित्य को पढ़ेंगे, तब तो ये चीज बहुत अच्छे से व्यवस्थित पढ़ी जाती है। यहाँ तो बस आपको नाम बता दिए कि ये कवि थे, ये इनकी 2-3 बातें हैं,
ठीक है। अब देखो यहां से आपके ये जो पोर्शन है ना, ये वो वाला भाग है जो आपको हिंदी में भी उतना काम आएगा जितना कि जीएस में काम आएगा। मतलब ये है कि इस वाले भागों को आप ऐसे पढ़ लीजिएगा कि ये दोनों जगह कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही आएगा। और मैं तो ये कहता हूं ये भाग सबसे बढ़िया है एसएससी जीडी के लिए, ये भाग सबसे बढ़िया है आपका पटवारी के लिए, और ये भाग सबसे बढ़िया कोई सी भी एग्जाम है सब में इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि जीएस सब में आता है और हिंदी जिन जिन में आएगी वहां पे तो ये दोहरी फायदा हमारी करवाने वाली है। देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि संवैधानिक तथ्य में माने जो अपनी हिंदी भाषा है, हमारी जो ये हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा की स्थिति क्या है, हिंदी भाषा की स्थिति क्या है, कहां पे, संविधान में। तो हमें यह समझना है कि भाई संविधान में हमारी हिंदी भाषा की क्या स्थिति है। तो आप बताएंगे ये संविधान में इसको दो जगह दी गई हैं। कहां कहां पे दी गई है, एक तो संविधान में अनुसूची में भाषा को जगह दी गई है, और दूसरी बात बताएंगे संविधान का एक भाग है 17, संविधान का भाग है एक 17 उसमें जगह दी गई है। तो आप देखेंगे भाग 17 और अनुसूची 8, अनुसूची कौन सी है, 8 है। तो अनुसूची 8 और भाग 17 का संबंध सीधे सीधे किससे है, हिंदी भाषा से। तो हमने क्या देखा कि अपनी जो हिंदी भाषा है संविधान में दो जगह पाई जाएगी, एक कहां, एक अनुसूची में मिलती है और दूसरी भाग 17 में मिलती है। यदि अनुसूची की बात करते हैं, तो ये आपके मूल संविधान की अंतिम अनुसूची थी, आप लोग पढ़े होंगे। ये हमारे मूल संविधान की अंतिम अनुसूची है, ये बात आप लोग यहां से याद रखेंगे। लेकिन आज के हिसाब से देखेंगे तो 12 है, वो अपने मतलब की बात नहीं, क्योंकि अपन हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब जरा देखो कि कभी बात ऐसा प्रश्न पूछे, बताएं कि मूल संविधान में अनुसूची 8 में, शेड्यूल 8 में, अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं थीं, तो अपना आंसर हो जाएगा उस समय अपने पास थी मात्र 14 भाषाएं। ये बात कब की है, ये बात है 1950 की, क्योंकि मूल संविधान तो वही है ना। 1950 में संविधान बनकर के तैयार हो गया, लागू करवा दिया 26 जनवरी को। तो उस समय अपने पास यहां पे जो भाषाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, 14 है। अब आज कितनी है, कभी अगला प्रश्न पूछे, बताएं कि अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं, ऐसा कभी प्रश्न पूछे, अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं, तो आंसर हो जाएगा 12। तो कितनी भाषाएं, तो आंसर क्या कर देंगे भाई, 12 कर देंगे। अब यहां से समझने वाली बात है कि हमने 14 से 8 भाषाएं बढ़ाई, कैसे कैसे बढ़ी, कब कब बढ़ी, तो ये सारी चीजें अभी पढ़ेंगे, सारी बात करेंगे, ठीक है। तो आप जरा देखो कि अभी हमने एक सिंपल सी बात की है कि हिंदी भाषा को संविधान में आपने दो जगह दिए हैं या दो स्थान तय कर दिए हैं, एक तो अनुसूची में और दूसरा भाग 17 में। ये पूरा डिटेल जो यहाँ पे मिलेगी भाषा की वो भाग 17 मिलती है, और बाद बाकी संख्या जो मिलेगी वो आपको यहाँ पे मिलती 14 और 22। कैसे याद रखेंगे, 14 22। वैसे तो सरल है, आंकड़ा आप भूल नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे याद रख लो तो ज्यादा ठीक है कि 14 भाषाएं हमारे पास सबसे पहले थी, और इनका पूरा उल्लेख जो है अनुसूची नंबर 8 में मिलता है। तो आज आपके पास भाषाएं कितनी हो गई, 22 हो गई, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब सबसे पहले हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रयास जिस व्यक्ति ने किया था उनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। उनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। मतलब यह हुआ कि सबसे पहली बार हिंदी अपनी राजभाषा बने, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं। इतने शानदार व्यक्तित्व हैं कि आपके उस समय के हिंदू धर्म को पूरे देश में एक अलग नई दशा और दिशा इनके द्वारा दी गई थी। इन्होंने खुलेआम बादमा की सभी धर्मों का विरोध किया था। हालांकि उस समय इनके साथ साथ या इनके आसपास देखेंगे कई समाज सुधारक आए थे, जैसे राजा राम मोहन राय हैं, और भी कई लोग थे, लेकिन उन्होंने अन्य धर्मों का उतना विरोध नहीं किया, वो सबको साथ लेके चलते थे। लेकिन इन्होंने खुलेआम कहा कि हिंदू धर्म जैसा, अपने धर्म जैसा, अपने वेद जैसा कोई नहीं है। तब इनका एक नारा और फेमस हुआ, वेदों की ओर लौटो। सुना है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज बनाते हैं। तो इनके ही द्वारा कहा गया कि हिंदी हमारी क्या होनी चाहिए, राजभाषा होनी चाहिए। आगे बात चलती रही, आगे बात थोड़ी सी और बढ़ती है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं, 19वीं सदी में पहुंचते हैं। तो वहां पे एक व्यक्ति और आते हैं जिनका नाम है मदन मोहन मालवीय। इनका नाम है मदन मोहन मालवीय। इन्होंने सरकारी कोर्ट कचहरी की भाषा हिंदी बनवा दी।
ठीक है, कचहरी की भाषा क्या बनवा दी, हिंदी बनवा दी। तो ऐसा कहेंगे कि आपके मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से कचहरी की भाषा हिंदी बनी। तो इन लोगों ने तो खैर भरसक प्रयास किया, जैसे मैंने आपको शायद शुरू में बताया होगा कि आपके अकबर के समय में उन लोगों की राजकीय भाषा क्या थी, अकबर के समय में उनकी राजकीय भाषा क्या थी, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, याद आ रही है क्या कुछ बात? इनकी समय में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है फारसी। वो कौन सी है? फारसी है, क्योंकि इनसे पहले भाषा तो हिंदी चल रही थी, लेकिन अकबर का एक दरबारी था, नवरत्न में शामिल था, जिसका नाम है टोडरमल। इसका नाम है टोडरमल। टोडरमल के कहने पर अकबर के द्वारा भाषा में परिवर्तन कर दिया और इन लोगों की अब ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी कौन सी? फारसी। इसके पहले हिंदी चल रही थी, कोई ज्यादा उसने किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन टोडरमल ने समझाया महाराज कैसे काम कर रहे हो, अपनी भाषा लाओ ना। तब यहां पे फारसी की शुरुआत होती है और यहीं पे आगे चल के भारत में ब्रिटिशर्स आ जाते, अंग्रेज आ जाते हैं। तो अंग्रेज अपनी कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे? अंग्रेजी का। लॉर्ड मैकाले को जानते हैं, मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहते हैं। तो इन्होंने भारत में कौन सी भाषा शुरू कर दी? अंग्रेजी शुरू कर दी। ठीक है, अब यहां से एक नाम, इतने 2-3 नाम याद रखे, तो अब एक नाम और याद रख लो, गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्ताव रखा था राजभाषा के लिए संविधान सभा में। अब देखो प्रश्न क्या आएगा, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो नाम है गोपाल स्वामी अयंगर। तो ये आपको याद रखना है कि आज की बात करें, मतलब वर्तमान समय की बात करेंगे कि 1946-47 में, जब 47 में आजाद हो जाते हैं, उसके बाद हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए संविधान सभा में कौन से व्यक्ति ने इस बात का प्रस्ताव रखा था? तो गोपाल स्वामी अयंगर। अब देखो, आप जानते हैं कि हमने हिंदी को अपनी राजभाषा बनाई थी कब? 14 सितंबर 1949 को। तो हम लोग 14 सितंबर को हर साल कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। कारण क्या है? कारण ये आपको पता है, क्योंकि संविधान में हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, हमने इसको अपना लिया था, एडॉप्ट कर लिया था। तो उसी दिन माने 14 सितंबर को हिंदी भाषा बन गई, दिवस बन गया। 21 फरवरी को हम लोग कौन सा दिन या दिवस मनाने वाले हैं? तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। जिसकी जो भी मातृभाषा है वो सभी पूरे देश और दुनिया में, भारत में नहीं, अंतरराष्ट्रीय है ना, इसलिए तो पूरी दुनिया में आप क्या मनाओगे? 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाएंगे। और किसके प्रयासों से यह बनाया जाता है? तो 1999 में यूनेस्को के द्वारा पूरी दुनिया में यह सेलिब्रेट किया जाएगा। आपको भी बताया कि संविधान की अनुसूची नंबर 8 में कितनी भाषाएं हुआ करती थी? 14 भाषाएं हुआ करती थी, लेकिन आगे चल करके हमने संशोधन किए और 8 भाषाएं जोड़ दी और अपने पास आज कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई। तो अब हम इनको समझते हैं कि ये जो भाषाएं बनी हैं, भाषाएं बनी मतलब 14 से आपने 22 कर दी, ये कैसे कर दी? इस कंसेप्ट को हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे जीएस में भी आएंगी। ठीक है, तो आप जीएस और हिंदी दोनों के हिसाब से इसको पढ़ेंगे और ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे हम लोग 2-3 ब्लॉक बना लेते हैं इस तरह से, जैसे यहां पे लिख लेते हैं कि आपका, यहां पे लिख लेते हैं जो अपनी संविधान संशोधन लिख लेते हैं कि हमने भाषा को लेकर के कौन सा अमेंडमेंट किया, कौन सा संशोधन किया था, वो लिखाएंगे यहां पे, संशोधन नंबर जिसको कहते हैं। यहां पे लिखेंगे वो अमेंडमेंट आप किस वर्ष करवा रहे हैं, और यहां पे लिखेंगे कौन सी भाषा आपने यहां पे शामिल की है या जोड़ी है। तीनों चीजें याद रखना है और एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे उनकी भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, बताओ भाषा के संदर्भ में हमने पहला संशोधन कौन सा किया था? तो आप याद रखेंगे भाषा के संदर्भ में हमने जो संशोधन किया था वो एक लकी नंबर चुना था 21वां, क्योंकि 21, 51 ऐसे करके याद रखो, ये ठीक ठाक आंकड़े माने जाते हैं। तो आपने भाषा के संदर्भ में पहला अमेंडमेंट जो किया वो 21वां संशोधन किया। अब जरा समझना, एक अंदाज बताओ, बेशक गलत हो जाए, अंदाज सही हो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अब एक बात बताना, अंदाज से कि ये 21वां संशोधन कर रहे हैं तो यहां पे वर्ष 1900 होना चाहिए या वर्ष 2000, माने 20वीं सदी होगी या 21वीं सदी? अंदाज लगाओ, यदि अंदाज सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती तो होगा तो हो जाएगा, क्या समस्या है? सोचो थोड़ा सा, क्या हो सकता है? 20वीं सदी, 20वीं सदी माने 19 लिखना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। अब देखो, अब ये तो हमने समझना है क्योंकि 21वां संशोधन है ना, तो 21वां संशोधन 2000 के पहले हुआ होगा, ऐसा याद रखो।
अब हमने जो पहला संशोधन किया था संविधान में, वो पहला संशोधन था आपका 1951 में, 1951 में। तो 1951 में हम पहला संशोधन कर रहे हैं, तो 21वां अब कब होगा? तो आपने ये 19 तो आंकड़ा याद रखा और ये यूनिट डिजिट याद रखना। यहां पे एक आ रहा है, इकाई का अंक एक है, तो यहां पे जो वर्ष आएगा वो हमें पता नहीं, एक का अंतर होगा, या तो 6 हो सकता है या 7 हो सकता है, ढंग से याद नहीं आ रहा। समझना कैसे याद रखेंगे कि भाषा के संदर्भ में हमने जो पहला संशोधन किया, भाषा के संदर्भ में जो हमने पहला संशोधन किया वो कौन सा है? 21वां है। और 21वां संशोधन किस वर्ष हुआ? तो आपने 1900 तो याद रखा। अब इधर नहीं पता कि या तो 6 होगा या 7 होगा, जो भी होगा दोनों एक साथ लिख दिया। 1967 में आपने एक संशोधन करवाया, 21वां संशोधन। अब याद रखना है कैसे कि 1961 में एक अमेंडमेंट या संशोधन हो रहा है और इस संशोधन का नंबर कौन सा? 21वां। अब प्रश्न क्या आएगा? बताओ भाषा को लेकर के पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? 67 में। और कौन सा संशोधन हुआ था? 21वां। तो 1967 में संशोधन करा रहे हैं और वर्ष कौन सी है? वर्ष है 67 और संशोधन नंबर 21वां। यहां पे भाषा कितनी जोड़ेंगे? तो ये एक नंबर छोड़ेंगे थोड़े ना, अपन सारे सवाल इसी से बनाएंगे। यहां पे भी दोनों में एक का अंतर था, यहां पे भी दोनों में एक का अंतर था, और यहां पे बताओगे एक ही भाषा जोड़ी। यहां पे याद रखेंगे एक ही भाषा जोड़ी। अब एक बात बताओ, जब हिंदी चीनी भाई भाई हो सकते हैं, जब हिंदी चीनी भाई भाई हो सकते हैं, तो हिंदी सिंधी भाई भाई नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। अपने क्षेत्र में तो इनका खूब मतलब जलवा है, पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा है। तो अब इनका अच्छा जलवा है, तो आप बताएंगे कि हिंदी जब आपकी अनुसूची नंबर 8 में शामिल है, हिंदी जब आपकी अनुसूची नंबर 8 में शामिल है, लेकिन अनुसूची 8 में ये शामिल नहीं है, तो हमने इनसे कहा भाई साहब तुम भी आ जाओ। तो आपकी 15वीं भाषा बनेगी, 15वीं भाषा बनी कौन सी? सिंधी बनेगी। अब तो 14 आपको अभी बाद में बात करेंगे, सीधी बात आएगी, बताओ 21वां संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी? सिंधी। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा 15वीं भाषा अनुसूची नंबर 8 में कौन सी बनी? सिंधी बनी। कौन सा संशोधन? वर्ष 67। और किस संशोधन के तहत? तो 21वां। तो आप ऐसे याद रखोगे 21वां संविधान संशोधन वर्ष 1967 में हुआ था, जिसके तहत हमने सिंधी भाषा जोड़ी थी और 15वीं भाषा बन रही है। अब अगला संशोधन कब करेंगे? अगला संशोधन 21 कर लिया, अगला संशोधन करेंगे हम लोग यहां से ही थोड़ा सा मदद लेंगे, यहां से मदद लेंगे। इसको उठाओ, 67 का, 67 को उठाया, यहां पे रखा, 67 को यहां पे रखा, और यूनिट डिजिट एक ही रहेगा, 71। तो ये संशोधन नंबर बन गया आपका 71वां संविधान संशोधन। 21 के बाद सीधे सीधे कहां पहुंचे? सीधे सीधे 71 पे गए। 21 के बाद 71 पे गए। अब पूछ रहा है वर्ष बताओ। अब वर्ष की टेंशन है, कैसे याद रखेंगे? कोई बात नहीं, इसको इतना सरल कर देंगे कि ये भी शर्मा जाएगा। इन दोनों को जोड़ देना फटाफट से। गणित तो बढ़िया है ना। ठीक है, तो अब यहां पे जो वर्ष बनेगा वो कौन सा बनेगा? 1992, 1992। अब यहां पे आपका जो वर्ष बनेगा, आपने 21 और 71 को जोड़ा तो क्या बन जाएगा? यहां पे 92 बनेगा। 19 तो चलेगा ही आपका अभी। तो आपने याद रखा कि पहला संशोधन 1967 और 67 का साथ लिया तो अगला अमेंडमेंट नंबर 71 बन जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका संशोधन का वर्ष निकल आएगा 1992। यहां से एक बात और याद आ रही होगी आपको कि 1993 में एक फिर संशोधन करवाया था, वो था 72 और 73वां संविधान संशोधन। अनुसूची नंबर 11 और 12 जोड़ी थी। जहां पढ़ते ना पंचायती राज व्यवस्था, यानी गांव में पंचायतों का गठन और शहरों में नगरीय निकाय, वो आर्टिकल नंबर 40 है। हाँ, वो आर्टिकल नंबर पूछेगा तो 40 है। हाँ, प्रत्येक गांव में प्रत्येक पंचायत के लिए वो बनाएंगे आप, तो वो 40 है। लेकिन अनुसूची नंबर 11-12 भी तो वही कहती है, वही तो। अनुसूची नंबर 11-12 जोड़ी आपने 73वां संशोधन और 74वां संशोधन। वर्ष है 1992-93, और आप बात कर रहे हैं कहां पे? 71वां संशोधन, जो वर्ष है 1992। ठीक है, अब जरा देखना कि यहां पे कितनी भाषाएं जोड़ी। आपने एक का सहारा लेकर के एक भाषा जोड़ दी। अब जरा देखना यहां पे जो यूनिट डिजिट है वो है 2। अब 2 में हम थोड़ा सा चाहे तो ऐसा कर लेंगे, कि ये वाला एक को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएंगी, और यहां पे आप जोड़ेंगे कितनी भाषा? 3 भाषा।
कितनी भाषा जोड़ेंगे? 3 भाषा। और 3 भाषा कौन कौन सी हैं? अभी हम क्रम की बात नहीं कर रहे, अभी याद करने का तरीका देख रहे हैं, फिर क्रम की बात बाद में कर लेंगे। आप याद रखेंगे, हमने 1992 में भाषाओं में थोड़ा सा नमक कम था, तो आपने थोड़ा सा नमक मिला दिया और 3 भाषाएं जोड़ दी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये भाषाएं आपने 3 जोड़ दी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 जोड़ी, तो अब टोटल कितनी हो जाएंगी? 18। ठीक है। वैसे तो यहाँ पे मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली इस क्रम में जोड़ी जाती हैं, लेकिन हमसे क्रम पूछता नहीं है, हमसे तो ये पूछेगा बताओ 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। अब पूछेगा बताओ कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को हमने शेड्यूल नंबर 8 अनुसूची नंबर 8 में कब शामिल किया? 1992। और कौन सा संशोधन था? 71वां। अब अगली बात समझो, यहां तक की बातें क्लियर होगी। अब अगला संशोधन नंबर कैसे याद किया जाएगा? अगला संशोधन नंबर ऐसे याद किया जाएगा, चाहे तो यहां से जोड़ के लिख दो और नहीं तो यहां से उठा के लिख दो। कितने हो जाएंगे फिर से? 92। अगला संशोधन नंबर है आपका 92वां संविधान संशोधन। मतलब कितना सरल है, अपने को पता नहीं है तब तक पता नहीं है, अब इनको जीवन में नहीं भूल सकते कि 21, 71 और 92। ठीक है, 3 ही संशोधन हुए। अब 3 संशोधन हो गए, अब वर्ष की बात आई। अब वर्ष की बात आई, आप यहां से ऐसे याद रख सकते हो दोनों में कि एक तरीका और बता दे, ऐसे याद रख सकते हो, यहां पे दोनों में 1-1 आ रहा है, 1-1 आ रहा है, तो इनको आपने यहां पे 19-19 से याद रखा। अब यहां पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहां पे लिखो धीरे से 2, तो ये संशोधन हो जाएगा 2003 और 2004 में। ठीक है, तो ये संशोधन हो गया आपका 2003 या 4 में। और 92वां संविधान संशोधन है ना, तो आप इसको यहां कैसे याद रखोगे? आप बेशक 4 को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 2003 याद रख लो। ठीक है, तो आपने अभी क्या किया, इस 2 में 1 जोड़ा, तो आपका यहां पे वर्ष निकल आया। और ये वाले से आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी कि ये 1900 में नहीं होगा, क्योंकि जिनका यूनिट डिजिट 1-1 है ना, वही 19 में होंगे, और जिनका यूनिट डिजिट 2 हो गया वो अब 2 में ही होंगे, चाहे कोई सा भी हो। अब पता चले कि 2 के बाद 2020 है कि 28 है, हमें क्या पता, तो आप धीरे से 1 जोड़ो तो बनेगा 3, माने 2003 में, और इस 3 में फिर 1 जोड़ो तो भाषाएं जुड़ गई 4। कौन कौन सी? तो आप याद रख लो, आपको क्या बनना है, आपको एसडीएम बनवा देते हैं। एसडीएम बनवा दिया, पोस्टिंग करवा दी भिंड में। ठीक है, तो आप बताएंगे यहां पे भाषा बनी आपकी संथाली, और भाषा बनी आपकी डोंगरी, और भाषा बनी आपकी मैथिली, और भाषा बनी आपकी बोडो। ये 4 भाषाएं बन गई आपकी। कौन सी? अब देखो इनका क्रम क्या था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये क्रम था। लेकिन अपने को तो याद रखना है, ये क्रम याद रखना है, तो आप याद रख सकते हैं इसका एक क्रम BDMS करके याद रख सकते हो, BDMS, तो बन जाएगा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो ये जो संविधान में संशोधन हुए थे, ये उनका क्रम बन गया आपका, ये उनका क्रम बन गया। अब जरा इनको एक साथ समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे इनको याद रख सकते हैं। तो आप याद रखो कि हमने भाषा को लेकर के टोटल कितने अमेंडमेंट या संशोधन किए हैं? 3, 21, 71 और 92। अब 21 में आ रहा है 1, माने ये संशोधन किस वर्ष में होगा? 1900 में होगा, तो आपने याद रखा 1967, 1967। और अब आ रहा है 71वां, ये भी कहां होगा? 1900 में। 1900 में हुआ 1992। ठीक है, यहां पे आ रहा है 92, 92, माने ये अब 1900 में नहीं होगा, ये आ गया 2, माने 2000 में होगा। 2000 में होगा, तो 2002 में किया नहीं, 2 2 4 होते हैं, 2002 में किया नहीं, अब 2003 या 4 याद रख लो। अब भाषा याद रखना, पहले अमेंडमेंट में 1, और दूसरे अमेंडमेंट में 3, और तीसरे अमेंडमेंट में 4। अपने पास अभी जो भाषाएं हुआ करती थी, अपने पास जो अभी भाषाएं हुआ करती थी, वो अपने पास भाषाएं कितनी थी? 14 थी। 14 में हमने 1 जोड़ी, 14 में हमने 3 जोड़ी, 14 में हमने 4 जोड़ी, टोटल आपने 8 जोड़ी। ठीक है, तो अब अपने पास कितनी हो गई? 22। तो सरल तरीके से आपको ये सारी बातें याद रखना है कि हमने कौन कौन सी भाषा कैसे कैसे जोड़ी, कौन सा अमेंडमेंट किया, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो आप इनको ऐसे याद रख लो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि आप 21वां संविधान संशोधन वर्ष 1967, एक भाषा जो जोड़ रहे हैं सिंधी, और अगला संशोधन जो आपका हुआ था वो कौन सा है? वो है आपका 71वां, 91, 92 मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, और अगला है आपका 92वां जो कब हो रहा है? 2003 में, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये तो आपकी जो अभी हाल 8 भाषाएं जोड़ी गई थी वो है। ठीक है, अब इनके आगे से बात करते हैं, और इनके आगे बात करते हैं कि अपने पास कुल भाषाएं पहले कितनी थी? 14।
अब पहले 14 थी, अब अपने पास कितनी हो गई 22। तो देखते हैं कि सारी भाषाओं को अपन यहां पे लिखो। चलो पहले आपके देखो, अब यहां से कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछता है, बताओ ये शामिल है या नहीं है, इस तरह से पूछता है। तो देखो असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, ये तो दक्षिण भारत की चारों हैं, कल भी बताई थी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ठीक है, आप देखें कश्मीरी शामिल है, मराठी शामिल है, मलयालम है, उड़िया है, पंजाबी है, उर्दू, तेलुगु, तमिल और संस्कृत। ये समझ लो और ये समझ लो। हमसे एग्जाम में पूछता है बताइएगा क्या अनुसूची नंबर 8 में, क्या बताइएगा अनुसूची नंबर 8 में संस्कृत शामिल है, क्या संस्कृत शामिल है? अपन कहेंगे कि इसका अब क्या काम है, हटा दो इसको। जैसे ही हमने गड़बड़ कर दिया, संस्कृत को हटा दिया, सो ही 1 नंबर कट जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, संस्कृत बिल्कुल शामिल है। और कभी ऐसा प्रश्न पूछे कि बताएं अनुसूची नंबर 8 में क्या अंग्रेजी शामिल है, अपने को लगेगा, क्योंकि हम लोग थोड़े से आधुनिक ज्यादा हैं, और जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम लॉजिकल सोचने लगते हैं। कब? जब पढ़े नहीं होते तब। जब हमने पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन कहेंगे अंग्रेजी तो शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अंग्रेजी में होती, तथ्य और दे देंगे। जब फैक्ट दिमाग में क्लिक करेगा तो हम 90% से ज्यादा चांस जो है इनके पास जाए। तो आप देख रहे हैं ना 14 में कहीं नहीं है, और 14 के बाद अभी आपको बताई दी 8, 22 में कहीं इंग्लिश है ही नहीं, तो आप मना कर देंगे कि अनुसूची नंबर 8 में अंग्रेजी का कोई काम नहीं है। काम है अपने पास संस्कृत का, काम है अपने पास उर्दू का, तो उर्दू याद रखेंगे, संस्कृत याद रखेंगे। कई बार मन में विचार आ सकता है ये भी नहीं है, क्योंकि याद रखो आपके मध्य प्रदेश की एमपी की राजकीय भाषा क्या है, एमपी की राजकीय भाषा क्या है, तो आप बताएंगे राजकीय भाषा हिंदी है। और कभी पूछ ले एमपी की सहराज भाषा क्या है, सहराज भाषा क्या है, तो आंसर क्या कर देंगे, उर्दू। कई राज्यों की सहराज भाषा उर्दू है, उत्तर प्रदेश की है, एमपी की है, तो हिंदी के बाद उन राज्यों में ज्यादातर आपकी सहराज भाषा क्या है, उर्दू है। तो ये बात हमने यहां से याद रखी। अगली बात और सुनो जरा, तो ये तो 14 हो गई। इसके बाद आप बताएंगे कौन सी, सिंधी। इनके बाद अभी आपने पढ़ लिए सिंधी हो गया, फिर आप नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी याद रख लो, और आप BDMS याद रख लो। तो आपको ये पूरी भाषाएं हो गई कितनी, 22। ठीक है, तो अपने अनुसूची नंबर 8 की ये सारी बातें कंप्लीट हो गई कि कैसे कैसे भाषाएं जोड़ी गई थी और पहले कितनी थी। ठीक है, यहां तक अपने को कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चले आगे बढ़े तो संविधान के भाग 17 में हिंदी भाषा का उल्लेख मिलता है। और अब देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया एग्जाम में, सीधे सीधे छपने वाला बात कहें तो संविधान का जो भाग 17 है, संविधान का जो भाग 17 है, इसमें आर्टिकल 343 से 351 तक इनका पूरा का वर्णन या ब्यौरा हमें मिलता है। 343 से लेकर के 351 तक ये तो है ही है, ये भाग 17 की बात है। इनके अलावा 2 आर्टिकल भाषा के संदर्भ में पढ़ना है आपको, 120 और अनुच्छेद नंबर 210। ये 2 आर्टिकल आपको और पढ़ना है। 120 क्या कहता है अभी बताएंगे, और 210 क्या कहता है ये भी बताएंगे। तो ये बात करेगा संसद की भाषा की, संसद की, पार्लियामेंट की क्या लैंग्वेज होगी, और 210 बात करेगा विधानमंडल की क्या भाषा होती है। विधानमंडल राज्यों में होता है, संसद देश में होती है। ठीक है, एक देश की संसद है तो उसकी भाषा क्या होगी, वो 120 में है, और 210 में आपकी विधानमंडल की भाषा। तो ये सारी बातें माने 343 से 351 तक के सारे आर्टिकल पढ़ेंगे, और साथ में ये 2 आर्टिकल और पढ़ेंगे। इन सब की चर्चा यहां पे हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, आगे की बात देखो, आगे की बात देखो, क्या नाम है इसका, हाँ। तो अब देखो भाग 17 पे आ जाओ। तो भाग 17 में आप बताओगे अनुच्छेद नंबर 343 क्या कहता है, सुनिएगा। 343 ये कहता है कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी। ये हम सब जानते हैं कि हमारी जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है, और लिपि देवनागरी है। अब एक प्रश्न बता दो कि ये देवनागरी लिपि जो है हम लिखते हैं तो लिखने का डायरेक्शन बता दो, किस दिशा से किस दिशा की ओर लिखा जाता है। देवनागरी लिपि जो हम लोग लिखते हैं उसका डायरेक्शन बता दो, ये किस दिशा से किस दिशा की ओर लिखा जाता है। उल्टी कैसे, आप अपने रजिस्टर में ये लिखो हिंदी भाषा, लिख के देखो, रफली वैसे कहीं भी लिखो, और ये देखो किस दिशा से किस दिशा में जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ऊपर से नीचे। चलो मैं लिखता हूं, यहां देखो आपने लिखा यहां पे हिंदी भाषा का विकास,
हिंदी भाषा का विकास। अब जरा देखना ये किस दिशा से, माने किस हाथ से हम किस हाथ की तरफ जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट। अब हमने यहां से शुरू किया, यहां से लिखना शुरू किया, कहां चले जा रहे हैं? कहां चले जा रहे हैं? राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। तो कभी भी पूछेगा ये लिखते हैं तो बताएंगे लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है देवनागरी लिपि। अब हिंदी में कहेगा तो बाएं से दाएं, तो हिंदी में कभी पूछेगा तो बाएं से दाएं कैसे बताएंगे? बाएं से दाईं ओर लिखी जाती। यदि आपसे कभी पूछ ले कि जैसे कभी पूछे बताइएगा कि जो उर्दू है उसके लिखने का तरीका क्या है, ये देवनागरी से उल्टा चलेगा। ये लिखेंगे आप राइट टू, ये लिखेंगे राइट टू लेफ्ट, मतलब देवनागरी से बिल्कुल अपोजिट चलेगी व्यवस्था आपकी उर्दू की। ठीक है, तो कभी भी उर्दू जैसे क्या है कि हम लोग कभी कभी ऐसे थोड़े मस्ती के मूड में होते हैं, जैसे फिल्म आई तो वहां पे सारे नाम हर भाषा में आते हैं, मोस्ट ऑफ हिंदी इंग्लिश और उर्दू में तो आते ही है। अपने लिखा गदर, मान लो फिल्म गदर देख रहे हो तो आपने कहा देखो हिंदी में तो हमें आता ही है, इंग्लिश में आता है, उर्दू भी आती है, आप पढ़ रहे हो इसको गदर। यदि आपने इसको ऐसे करके पढ़ दिया गदर तो वास्तव में गदर मच जाएगा। जो जानकार होगा वो समझ जाएगा कि हाँ बिल्कुल सही पढ़ा है। गदर को अब कैसे पढ़ना पड़ेगा? ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा, जैसे यहां पढ़ते हैं ना, देखो यहां पढ़ेंगे कैसे, हिंदी भाषा का विकास। तो यहां पे उंगली कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी, क्योंकि यहां का डायरेक्शन कैसा है? उल्टी है। समझ में आ गया? तो कभी भी जब आप ऐसा मतलब अभ्यास करें, लोगों को बताने की कोशिश करें कि हाँ मुझे भी उर्दू आती है, तो उसमें उस समय ध्यान रखना है कि हम ऐसे करके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे करके राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे, ना कि लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे। तो आपने आर्टिकल नंबर 343 की बात समझ ली कि आप प्रश्न क्या पूछेगा कि देश की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी है, किस आर्टिकल के तहत? तो 343 के तहत। अगली बात देखो, अगली बात देखेंगे तो आप यहां से बताएंगे कि जो आर्टिकल नंबर आपका है, जो आर्टिकल नंबर अपना 344 है, जो आर्टिकल नंबर 344 है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो हमारी राजभाषा है हमारी हिंदी, तो हम लोग हिंदी के विकास के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या कर सकते हैं? कोई भी भाषा आयोग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? भाषा आयोग बना सकते हैं। और हमने ऐसा किया भी है। 1955 में 1955 में पहला भाषा आयोग बनाया गया था, पहला भाषा आयोग बनाया गया था और इसके हमने अध्यक्ष बनाए थे, और इसके अध्यक्ष बनाए थे, इनका नाम है बीजी खरे, इनका नाम है बीजी खरे, बाल गंगाधर खरे। अब प्रश्न क्या आएगा कि जो हमने पहला भाषा आयोग बनाया था किस आर्टिकल का प्रयोग किया? तो बताएंगे 344 आर्टिकल का हमने प्रयोग करके राजभाषा आयोग बनाया था। पहला राजभाषा आयोग कब बना? 1955 में। बहुत अच्छा प्रश्न है एसआई के लेवल का, तो आप बताएंगे। और अध्यक्ष बना दिया आपने कौन? बीजी खरे। दूसरी बात समझो जरा कि राष्ट्रपति ने 1955 में ये उसी के बारे में गठन का आदेश दिया, और यहां पे बाल गंगाधर खरे को कौन बना दिया? अध्यक्ष बना दिया, या बीजी खरे को अध्यक्ष बना दिया। ये बात हम यहां से याद रखेंगे। अगली देखो कि 345 क्या कहता है? राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। राज्य की राजभाषाएं मतलब ये हो गया कि आप देश में और राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रावधान कर सकते हैं। है भी हमारे देश में, क्योंकि आप कुछ हिंदी भाषियों में देख लें, हिंदी भाषी राज्यों में देख लें, एक जैसी भाषा हिंदी मिल जाएगी। बाद बाकी अन्य राज्यों में कोई अनिवार्यता नहीं है कि सबकी जगह हिंदी भाषा हो, सबकी अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है। 46 क्या कहता है? एक राज्य दूसरे राज्य से या एक राज्य अपनी केंद्र सरकार से जो बातचीत करेगा, तो पत्राचार की भाषा, क्या जो पत्राचार की भाषा होगी वो, उसका उल्लेख है 346 में। माना कि दो राज्यों के बीच में कोई मैटर चल रहा है, एमपी यूपी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अब जो प्रशासनिक बातचीत होगी ना, वो प्रशासनिक बातचीत फोन पे नहीं होंगी, वो तो पत्राचार से ही होती हैं बातें सारी। ठीक है। तो इन्होंने एक पत्र लिखा यूपी गवर्नमेंट के लिए, यूपी गवर्नमेंट ने इनको जवाब दिया, तो इनकी जो लैंग्वेज है, यही भाषा की तो बात कहां 346 में बताई गई है। और माना कि यदि बात करें कि इसको कुछ लिखना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसको कुछ लिखना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो अब किस भाषा में लिखा जाएगा? तो आप देखेंगे कि डिपेंड करता है राज्यों के ऊपर उनकी भाषा क्या है। अपनी राजभाषा हिंदी है तो हम सारी बातें अपनी किस भाषा में करेंगे? हिंदी में करेंगे। और साउथ के हैं तो वो इंग्लिश में पर सारी बातचीत अपनी करेंगे। तो एक राज्य दूसरे राज्य से या राज्य के बीच भाषा, या किसी राज्य और संघ माने
आप बताएंगे केंद्र, केंद्र माने सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इनके बीच की जो बातचीत है वो हमेशा किसी विशेष भाषा में होगी, तो वो जानकारी आपको 346 में हमको मिल जाएगी। अगली बात देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 347 की बात करें तो 347 में बताएंगे किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध। ये देखो, इसको सुनो जरा। ये मान लेते हैं आप किसी एक स्टेट की बात कर रहे हैं, किसी एक राज्य की बात कर रहे हैं, और इस राज्य में कोई ऐसा ये भाग है जो अपनी अलग कोई भाषा बोलता है, ठीक है। उसी राज्य में एक कोई अलग हिस्सा है या एक अलग कोई भाग है जो अपनी विशेष भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अब ऐसा नहीं किया जाएगा, जब ये विशेष भाषा का प्रयोग करते हैं तो अब ऐसा नहीं किया जाएगा इनको मार कूट के अपनी भाषा में कन्वर्ट करवा लो, नहीं तू तो हिंदी बोलेगा, देखते हैं कैसे बोलता है। तो ऐसा नहीं होगा। तो यहां पे संविधान ने इन लोगों को मदद की है कि अनुभाग मतलब छोटा सा भाग या छोटा सा हिस्सा। तो कहां, किसी राज्य की जनसंख्या। अब माना कि जो भी भाषा बोलता है तो सरकार इनकी इस भाषा का संरक्षण करेगी, संविधान इनकी इस भाषा का संरक्षण करेगा, कुछ विशेष नियम बनाएगा। हम लोग संविधान में पढ़ते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनकी भाषा, लिपि और उनके जो धार्मिक त्योहार है उनका भी संविधान क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। हाँ, वही 29 में 28-29 में है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे वही बात यहां पे है 47 में, 347 में। और क्या कहा गया है कि किसी भी राज्य के कुछ विशेष समुदाय या किसी विशेष छोटे से भाग हिस्से में कुछ लोगों की जो विशेष भाषा, लिपि है, उनको संविधान क्या करेगा, संरक्षण प्रदान करेगा। ये बात आपको याद रखना है। अगली बात देखो, अगली बात देखो, आपसे पूछेगा बताएं कि आर्टिकल नंबर 348 क्या कहता है। तो आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो हम बताएंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषाएं हैं या जो एक्ट या अधिनियम पारित होते हैं या जो विधेयक पारित होते हैं, इसके लिए जो भी भाषा का प्रयोग किया जाएगा वो भाषा का उल्लेख है। अब एक बात और बताना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की समस्त कार्रवाई किस भाषा में होती हैं, किस भाषा में होती है? तो बताएंगे इंग्लिश में होती हैं। किस में होती है, इंग्लिश में। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपडेट कर दिया है कि इनकी सारी रिपोर्ट आपको हिंदी में मिल जाएंगी। बहस चर्चा इंग्लिश में ही होगी, लेकिन जो कंप्लीट फिर फाइनली जो रिपोर्ट आती है उनको अब ये हिंदी में अपडेट करेंगे, ठीक है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बस प्रयोग किया जा रहा है। 49 क्या कहता है, भाषा से संबंधित कुछ विधियां या कुछ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, मतलब भाषा के संदर्भ में कुछ हम विशेष कानून बना सकते हैं, ऐसी बात यहां पे बताई गई है 349 में। 350 इंपोर्टेंट है, ये इतना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार पूछा भी गया है ये, लेकिन ज्यादा इंपोर्टेंट है। व्यथा माने शिकायत, परेशानी। आप अपनी शिकायत के लिए कोई पत्र लिखना चाहते हैं या किसी विभाग में, किसी डिपार्टमेंट में, पुलिस प्रशासन में, तो आपने एक पत्र लिखा अपनी समस्या का निवारण पाने के लिए। अब डिपेंड करता है कौन सी भाषा में लिखें। अरे हमें जो आती उसी भाषा में तो लिखेंगे। तो सीधी सीधी बात है, शिकायत दूर करने के लिए आप आवेदन किसी भी भाषा में दो जो हमें आती है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, आपकी समस्या की सुनवाई वहां पे की जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप यहां पे देखेंगे कि 350 का क्या कहता है। 350 का कहता है कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन प्राइमरी से 5वीं तक है, इसको कहते हैं हम लोग प्राथमिक शिक्षा, इसको कहते हैं प्राथमिक शिक्षा। अब ये जो प्राथमिक शिक्षा है ना, तो ये प्राथमिक शिक्षा बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही दी जाएगी। ये जो प्राथमिक शिक्षा है ये उनको मातृभाषा में दी जाएगी। ये इन बच्चों को संविधान ने अधिकार दिया है, लेकिन ये नियम लागू कहां होगा, ये नियम लागू होगा गवर्नमेंट स्कूल में। प्राइवेट कॉन्वेंट ऐसे स्कूलों में नहीं होगा, वो तो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, उनको क्या ठीक लगता है। लेकिन सरकारी स्कूलों में जो टीचर होंगे उनके पढ़ाने का वही तरीका है। उन्हें मोड़ी मोड़ा पढ़ नहीं रहे, वो तो उन्हीं की जहां है उसी मातृभाषा में पढ़ाने की कोशिश करेंगे या पढ़ाया जाएगा। तो 350 का आपने याद रखा। खा क्या कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, जैसे माना कि एक अपन ऐसा कोई एक अल्पसंख्यक वर्ग ले लेते हैं। एक लिया, आपने शायद सुना हो कभी, पारसी सुने हैं? कौन? नहीं, वो तो मोमडन थे। आपको बता दें, जैसे आपने नाम सुना हो, क्या नाम इनका, सर नहीं,
टाटा भी है पारसी, हाँ टाटा की पूरी फैमिली पारसी है। अच्छा चलो कुछ फिल्मों की बात कर लेते हैं। आपने कुछ फिल्मों में कैरेक्टर देखे हो, एक सफेद सी ऐसी टोपी लगाए रहते हैं, ठीक है, और आपको कैरेक्टर बता दें, आपके एक तो टाटा साहब की पूरी फैमिली हो गई, उसके बाद ये देखो अपने, हाँ वो भी है पूरा। अरे इसमें अपने मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं, अरे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान भी पारसी परिवार से हैं। तो ऐसे कई लोग हैं। तो अब क्या इनकी संख्या बहुत कम है इस समय, मतलब कम लोग रह गए हैं। तो अब इनकी जो लोकल लैंग्वेज है या इनकी जो मातृभाषा, अब ऐसे लोगों की जो भाषा है उनको आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन संविधान इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है इनकी भाषा के संरक्षण के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश की विशेषता क्या है, वही विविधता वाली विशेषता है कि जब हम इन लोगों का कल्चर, इन लोगों की भाषा लिपि गायब करवा देंगे तो हमारी तो ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी ना। तो यही सब बातें याद रखना है। तो ऐसे अल्पसंख्यक वर्गों के लिए भाषा के संदर्भ में हम किसी भी एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करवा सकते हैं 350 खा के तहत। तो 350 में क्या याद रखना है कि आप अपनी शिकायत समस्या को निवारण के लिए किसी भी भाषा में पत्र लिख सकते हैं। 350 का ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों को यानी कि प्राथमिक शिक्षा हमेशा किस भाषा में दी जाएगी, उनकी मातृभाषा में। पूछे कि भाषाई अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति हैं, क्या उनके हम भाषा के अधिकार में किसी विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, 350 खा के तहत कर सकते हैं। ये भी अच्छा है। 351 क्या कहता है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए या हिंदी भाषा के विकास के लिए आप काम कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं जैसे कई जगह हिंदी भाषा से संबंधित कवि सम्मेलन हो रहे हैं या हिंदी भाषा के संदर्भ में आप बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। भारत ने अभी हाल ही में, कल परसों की बात है, 6 करोड़ यानी ऐसे कुछ आसपास कुछ रुपए दिए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को हिंदी भाषा को और ज्यादा डेवलपमेंट विकास करने के लिए अन्य देशों में। ठीक है, 6 करोड़ तो कम लग रहा है, मतलब कुछ अमाउंट तो दिया है, अच्छा तगड़ा अमाउंट दिया है, एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं आ रहा मुझे। तो अब जरा समझिएगा कि हिंदी भाषा के विकास के लिए या आप क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कवि सम्मेलन से क्या होता है, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसारित हो रहा है। तो देश और दुनिया में आप ऐसे काम कर सकते हैं। ये शक्ति हमको दी गई है आर्टिकल नंबर 351 के तहत। तो ये तो आर्टिकल नंबर 351 की बात हो गई। आप 343 से एक क्रम में याद रखेंगे 351। अभी बताया था थोड़ी देर पहले 120 क्या कहता है, संसद में पार्लियामेंट में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख। लेकिन यहां पे एक बात समझो कि यहां पे आप हिंदी इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, हिंदी इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरा समझिएगा, थोड़ी देर के लिए समझिएगा, एक ऐसा यहां पे सांसद है, एक ऐसा सांसद है जो कहां का ले आए अपन, केरला का ले आते हैं। केरला का मलयालम भाषा आती है, अब इसको हिंदी नहीं आती, इसको इंग्लिश तो और भी नहीं आती। वैसे तो केरला के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मान लो ये एक अपवाद स्वरूप है जिसको सिवाय लोकल लैंग्वेज को दूसरी भाषा नहीं आती। अब इसको अपने कोई समस्या अपने क्षेत्र की संसद में रखना है तो कैसे रखेगा? तो एक दिन पहले यहाँ पे जो अध्यक्ष होगा उस सदन का, हाउस का, उनको एक एप्लीकेशन दे देगा, साहब कल अपनी बात कहेंगे और अपनी बात अपनी मातृभाषा में ही कहूंगा मैं। तो वो इनको परमिशन दे देगा और अगले दिन फिर ये अपनी बात करेगा। तो फिर वो हेडफोन लगा के अपने ट्रांसलेटर का उपयोग करेंगे और उसके विचार को समझने की कोशिश करते हैं। 210 इसी का उल्टा, 120 और 210 ध्यान से देखोगे तो आंकड़ा समझ में आ जाएगा। ये है राज्यों के विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख कि आपकी विधानमंडल में कौन सी भाषा है, अलग राज्य की विधानमंडल की क्या भाषा है। तो 120 में संसद है और 210 में क्या है, तो आप बताएंगे राज्यों की विधानमंडल की बात बताई गई। कल हम लोग थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में और करेंगे, फिर बात होगी अपनी भाषा बोली इन सब के बारे में, राष्ट्रभाषा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है, ठीक है, बोली क्या है, विभाषा क्या है, इन सब के बारे में। तो आज यहीं तक रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।